कार्तिक को देखते ही नंदिनी के होठ धीरे धीरे हिलने लगे थे और अब उसके होठ धीरे धीरे नीचे 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 और नीचे होते होते अब रोने लगी थी। पहली बार था जब किसी के रोने को देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्या कोई इतना भी मासूम हो सकता है? उसने अपने हाथों को अपने बालों में फेरा। उसने पहली बार किसी को इस तरह से रोते देखा था। वह उठकर बैठते हुए बोला, मैं मदद करूं, साड़ी नहीं पहनना आता, कहकर वो अपने हथेली के पीछे से अपने दोनों गाल पर बह रहे आंसू को पोंछती है। फिर सुबह कर एक बार सांस लेकर कार्तिक को देखते हुए बोली, मुझे कोई डांटेगा नहीं ना? कार्तिक खड़ा होकर उसके हाथों से साड़ी लेने के लिए बढ़ गया। कार्तिक साड़ी को खींच रहा था, लेकिन नंदिनी साड़ी को छोड़ नहीं रही थी। लाओ, कार्तिक ने प्यार से कहा। नंदिनी साड़ी को अपने सीने से चिपकाए अपने सर को झुकाकर नामे गर्दन हिला दी। कार्तिक उसके करीब आया, उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुमने ही कहा था ना, हम पति पत्नी हैं, कब तक मुझसे भागोगी? तो बताओ, मैं कब तक अपनी बीवी को यूं मैं अकेले में परेशान होते हुए देखता रहूं? नंदिनी, जो कि अब तक अपना सर झुकाकर और नजरें झुकाए खड़ी थी, अपने पल के ऊपर करती है और कार्तिक को देखती है। वह कार्तिक के दोनों आंखों में बारी बारी से झांक रही थी। कार्तिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। शायद ही यह मुस्कुराहट बाहर की दुनिया में किसी ने देखी होगी। उसने थोड़ा सा जोर लगाया। नंदिनी के हाथों से साड़ी छूटकर कार्तिक के पास आ गई। नंदिनी अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लपेटकर वहां पर खड़ी थी। कार्तिक ने साड़ी के एक छोर को उसकी कमर पर खोसा। कार्तिक के हाथों के स्पर्श को महसूस करते ही नंदिनी और सिकुड़ गई। उसके इस कंपन को कार्तिक ने महसूस किया। उसके चेहरे पर एक जो मुस्कुराहट थी वह और बड़ी हो गई। वह अब जानबूझकर नंदिनी को छेड़ रहा था। उसने उसके कमर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक अपनी उंगलियों को पेटीकोट के किनारे से घुमाया। नंदिनी दोनों आंखों को बंद किए अपनी मुट्ठियों को और कसने लगी, उसके साड़ी की प्लीट को बनाते हुए। जैसे ही कार्तिक ने उन प्लेट्स को पेटीकोट में खोसने के लिए हाथ बढ़ाया, नंदिनी उसके हाथों को पकड़कर अपने गर्दन झुकाए ही ना में सर हिला दी। खुद कर लो, कार्तिक ने कहा। उसने उसके हाथ से साड़ी लेकर खुद से प्लेट्स अंदर खोस करके खड़ी हो गई, उसके पल्लू को ठीक से उसके कंधे पर डालते हुए। कार्तिक ने टेबल पर रखे हुए पिन को लगाया, उसकी ब्लाउज की डोरी को नंदिनी ने पहले ही बांध लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों कार्तिक के अंदर का एक नटखट बच्चा जागा हुआ था। उसने उसके ब्लाउज की डोरी को पकड़ा और खींच दिया और बोला, सॉरी, गलती से हो गया, कहकर कार्तिक ने उसकी डोरी को पकड़ा और उसे बांधने लगा। वह डोरी बांध तो नहीं रहा था, पर उसके पीठ पर यहाँ से वहां अपनी उंगली जरूर चला रहा था। उसके पीठ में हो रही हलचल को कार्तिक महसूस भी कर रहा था। नंदिनी उस गुदगुदी को और जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। नंदिनी ने जैसे ही महसूस किया कि कार्तिक ने डोरी को बांध दिया है, वो झट से पलट गई। कार्तिक उसके कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम जितनी मासूम हो उतनी खूबसूरत भी हो, कहकर उसने उसके माथे पर चूमा। नंदिनी की पलकें अब तक बंद हो चुकी थी। पलकें ऊपर उठाकर उसने कार्तिक को देखा। कार्तिक कुछ और गुस्ताखी करने जा रहा था, पर उनके प्यार में प्रीति ने खलल डाल दिया। जोर से दरवाजे को ठोकते हुए प्रीति ने आवाज दिया, नंदिनी तैयार हो गई हो तो आ जाओ। और बस इस आवाज के साथ कार्तिक मानो जैसे बेहोशी से होश में आया हो, वह झट से नंदिनी को अपने से अलग करता है और बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। नंदिनी के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सीने से बाहर आने को तैयार थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, यह मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उसकी लंबी लंबी सांस को उसने कंट्रोल किया और दरवाजे को खोल दिया। चलो, तुम तैयार हो गई हो। नंदिनी कुछ ना बोल खामोश रही। चलो, कहकर प्रीति ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर चली आई। यहाँ बाथरूम में कार्तिक आईने में अपने आप को देखते हुए दीवार पर हाथों की मुक्का बनाकर मारे जा रहा था। कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं यह सब कुछ? उस लड़की के चक्कर में ऐसा लग रहा है जैसे मैं बदल गया। उसने आईने में अपने आप को देखा, गहरी सांस ली और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया। उसके चेहरे पर फिर से पहली वाली एरोगेंट और गुस्सा आ गया जिसके लिए वह मशहूर था। वह तैयार हो रहा था जब उसके कानों में
भजन की आवाज आई। आवाज से पहचान गया था कि भजन नंदिनी गा रही है। उसने अपनी टाई बांधी, कोट पहना और अपना मोबाइल लेकर नीचे आ गया। नंदिनी इस वक्त सभी को आरती दे रही थी और शव की तरह आरती देते हुए उसने देखा कि कार्तिक भी अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी तरफ बढ़ गई। सब उसे उस तरफ जाने से रोकना चाहते थे क्योंकि कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे आरती दे या प्रसाद दे। नंदिनी आरती की थाली उसके सामने बढ़ाते हुए मुस्कुराकर उसे देखते हुए खड़ी हो गई। कार्तिक के चेहरे पर अभी वही एरोगेंट और गुस्सा था जो कल तक उसके चेहरे पर था। वो अपनी नजर छोटी करके नंदिनी की ओर देखता है। नंदिनी आंखों से दिए की ओर इशारा करते हुए कहती है, आरती लीजिए। कार्तिक ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई। नंदिनी अपने एक हाथ से आरती की थाली को पकड़ती है और दूसरे हाथ से आरती की जोत पर अपने हाथ को घुमाते हुए कार्तिक के सर से लगा दिया। कार्तिक उसके हाथ को जोर से झटकता है तो नंदिनी के हाथ दिए की जोत के ऊपर जाकर लगा। दिया उसके हाथों पर गिरता है और उसका हाथ जल जाता है और उसके मुंह से आह निकलती है। उसने अपने हाथों को अपनी तरफ किया और फूंकने लगी। प्रीति दौड़ती हुई आई और उसके हथेली को देखकर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक, प्रीति बोली। कार्तिक गुस्से से सभी को देख रहा था। प्रीति नंदिनी से कहती है, चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ, कहते हुए उसे लेकर चली गई। कार्तिक के बड़े भैया जिनका नाम सत्यम था, सत्यम जी कहते हैं, यह क्या बदतमीजी है कार्तिक, उसे नहीं पता कि तुम यह सब चीज नहीं मानते, तुम कह सकते थे ना। कार्तिक कोई जवाब ना देकर डाइनिंग चेयर खींचकर बैठ जाता है। सत्यम सही कह रहा है कार्तिक, कम से कम अपने घर के बेटों से मैं यही तो उम्मीद नहीं करती कि वह अपनी बीबी के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे। आज तुम्हारी वजह से उस बच्ची के हाथ जल गए। कार्तिक के पिताजी ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, बच्ची है वह। शादी से पहले नहीं देखा क्या मेरी शादी किसके साथ करवा रहे हैं। खाना उसके प्लेट में सर्व कर दिया गया था पर उसे पता नहीं क्यों उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार नंदिनी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। उसने प्लेट को अपने सामने से आगे बढ़ा दिया और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। कार्तिक बैठकर खाना खत्म करो, दादाजी ने अपने कठोर शब्दों में कहा। दादाजी भूख नहीं है, कहकर अपने पैरों से कुर्सी को पीछे मारता है। कुर्सी लुढ़कते हुए कुछ कदम आगे जाकर रुक गई। कार्तिक जैसे ही घर से बाहर जाने के लिए पलटा, सामने दरवाजे से नंदिनी के पापा आ रहे थे। उसके कदम चलते ही रुक गए। वह कभी इतना नहीं डरा जितना उसके मन में इस वक्त डर था। नंदिनी के हाथ जल गए थे, कारण कार्तिक था। अगर नंदिनी उसकी शिकायत अपने पापा से करती है तो कर दे, उससे कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कार्तिक अपने मन में कहता है। नंदिनी के पापा हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते कहते हैं। उनको देखकर सभी अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए आए। आइए, बहुत अच्छे समय पर आए हैं आप, अभी हम सब नाश्ता करने ही वाले थे, कहकर कार्तिक के पापा नंदिनी के पापा के गले मिलते हैं। नंदिनी के पिताजी हाथ जोड़कर कहते हैं, नाश्ता करके आया हूँ। दरअसल नंदिनी रात को भी परेशान थी, इसलिए सोचा एक बार उसे देख लो। आपकी बेटी है यहाँ पर, आप जब चाहे तब आ सकते हैं, उन्होंने कहा और अपनी छोटी बहू रिंकी को कहा, बेटा जाकर प्रीति के कमरे से नंदिनी को बुला ला। रिंकी कार्तिक के छोटे भाई अरविंद की पत्नी थी। सभी इस वक्त नाश्ते के टेबल को छोड़कर अलग हॉल में आकर बैठ चुके थे। प्रीति उसके हाथ में दवाई लगा रही थी। प्रीति ने प्यार से नंदिनी को समझाते हुए कहा, कार्तिक नहीं मानता पूजा पाठ, भगवान, आरती, प्रसाद कुछ भी, तो आज के बाद यह सब चीज उसके सामने मत करना। नंदिनी सुबक रही थी। सुबकते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या नंदिनी? प्रीति ने उसे बहुत ही प्यार से पूछा। नंदिनी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोली, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे रोना आता है। नंदिनी तुम्हारे पापा आए हैं, रिंकी ने आते ही कहा। नंदिनी खुशी से उछल पड़ी और अपने दर्द को भूलकर बाहर की तरफ भागी। प्रीति ने रिंकी को रोकते हुए कहा, रिंकी, नंदिनी भले ही उम्र में तुमसे छोटी हो, लेकिन वह अरविंद के बड़े भाई की पत्नी है। तुम उसे ना तो तुम कह सकती हो, ना ही नाम से बुला सकती हो, पर वह छोटी है मुझसे। रिंकी भोला सा फेस बनाते हुए बोली, हो लेकिन जेठानी है तुम्हारी, ठीक है, उसने कहा। दोनों हाथ पकड़कर बाहर आए। आपस में सभी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि अब तक वो लोग एक दूसरे को बहुत ही कम जानते थे।
एक दूसरे का काम और परिचय कहाँ रहते हैं, यह सब जानना भी जरूरी था। कार्तिक को भी सत्यम ने वहीं बैठने के लिए कहा और कार्तिक बैठ गया। तभी नंदिनी प्रीति और रिंकी के साथ कमरे से बाहर निकली। अपने पापा को देखते ही उनकी तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर आंसू की जगह खुशियों ने ले ली। पीले रंग की सिल्क की साड़ी, ना कोई मेकअप और ना ही कोई गहना। अभी ठीक से कार्तिक उसे देख रहा था। बस एक मंगलसूत्र जो कि कार्तिक ने ही उसे पहनाया था। कई सारी ब्यूटी क्वीन पर भारी पड़ सकती थी। वह आकर अपने पापा से गले लगकर नंदिनी भी वहीं पापा के साथ बैठ गई। रघुवीर जी ने सत्यम की ओर देखते हुए कहा, वैसे तो इसे सब कुछ आता है, बिन माँ की है, घर के काम काज भी कर ही लेती है। पर मैं यही चाहूंगा एक नजर सिर्फ आप लोग इस पर बनाए रखें। किचन में जब भी जाती है खाना ऐसा बनाती है कि स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा, लेकिन जब किचन से बाहर आती है तो एक दो कटे जले का निशान अपने साथ लेकर आती है। कहते हुए नंदिनी को देखकर हंस पड़े। नंदिनी ने अपना मुंह बना लिया। बाकी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। रिश्ते निभाना और रिश्तों में प्यार से रहना सब आता है इसे, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे एक अच्छी बेटी बनकर रही, अच्छी बहू भी बनेगी। हमें अपने घर के लिए बहू ही चाहिए थी और आपकी बातों से लग रहा है कि वह हमें मिल चुकी है। बाकी घर के काम के लिए हमारे घर में नौकर है। एक और विनती है आप लोगों से, यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि यह अपने आप को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाई, तो मैं कुछ दिनों के लिए इसी तरह आपके घर आ जाया करूंगा। तो आप लोग वह आगे कुछ कहते उससे पहले ही सत्यम ने कहा, हम समझ सकते हैं आपकी बात। मेरी भी दो बहनों की शादी हो चुकी है। हम तो 5 भाई बहन थे, फिर भी उनके जाने पर घर में सूनापन था। आपकी तो इकलौती बेटी है, उसके यहाँ आ जाने पर आपका घर कितना सूना होगा, यह इस परिवार का हर कोई इंसान समझ सकता है। रघुवीर जी की आंखें भर आई। शादी भले ही उन्होंने जल्दबाजी में कर दिया, या फिर कार्तिक के गुस्से के बारे में उसकी कहानी सुनकर वो डर रहे हो, लेकिन घर वालों की समझदारी और उनके प्यार को देखकर उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा लग रहा था मानो उसे सही जगह मिल गई हो, सही परिवार मिला हो। अपनी बेटी से मिलकर वो वापस चले गए। कार्तिक अपने ऑफिस आ चुका था, पर आज उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे रह रह कर नंदिनी के जले हुए हाथ दिखाई दे रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश वह कह देता कि वह नहीं मानता इन सब चीजों को, क्या जरूरत थी इस तरह उसके हाथ को झटकने की। अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आज उसने लंच भी नहीं खाया। सर्वेंट उसका लंच बॉक्स वैसे ही लेकर आ जाता है। यहाँ नंदिनी घर में सभी के साथ बैठे बातें कर रही थी। घर के दीवारों पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसने कहा, यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं, पर अभी मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा। सब है कहाँ? रिंकी मुस्कुराकर कहती है, वो दो जो नटखट शैतान है, यह मेरे बेटे हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करके प्रीति कहती है, यह दोनों मेरे बेटे हैं। एक तस्वीर जो उन दोनों तस्वीरों के बीच में थी, जिसमें एक प्यार से लड़का और लड़की एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे, उसकी तरफ ही इशारा करते हुए नंदिनी बोली, और यह किसका है? प्रीति और रिंकी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर उन्होंने सामने देखा, जहाँ दादी माँ और उनकी सास सुजाता जी बैठी हुई थी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया? नंदिनी उन दोनों को देखते हुए बोली, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, यह दोनों कार्तिक के बच्चे हैं। नंदिनी, जो कि अब तक सब कुछ मुस्कुराकर सुन रही थी, अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कार्तिक जी के बच्चे, उनकी शादी हो चुकी है। नंदिनी ने सुजाता जी से पूछा। सुजाता जी हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। तो कहाँ है उनकी पत्नी? प्रीति नंदिनी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। नंदिनी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर प्रीति की ओर देखने लगी। कार्तिक और रंभा की शादी 6 साल पहले हुई थी। वो हमारे एक फैमिली फ्रेंड की बेटी है। शादी के बाद से ही कभी भी रंभा और कार्तिक में नहीं बनी। हर छोटी बड़ी बात पर ही दोनों में झगड़ा हो जाया करता था। एक दिन में तुमने भी देख ही लिया कार्तिक कितना गुस्सैल है। बच्चों के जन्म के पहले से ही रंभा ज्यादा करके अपने मायके में रहा करती थी।
बच्चों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। दोनों बच्चे हम सबके हाथों से ही पलकर बड़े हुए और इन्हीं सब बातों को लेकर एक बार कार्तिक और रंभा के बीच में झगड़ा हुआ और कार्तिक ने रंभा से तलाक मांगा। गुस्से में रंभा ने भी घर छोड़ दिया और फिर क्या था, दोनों का तलाक हो गया। नंदिनी अपनी गर्दन झुकाए प्रीति की बातों को सुन रही थी। तभी सुजाता जी बोली, यह शादी करने का मकसद कार्तिक का सिर्फ यही था कि उसे अपने बच्चों की कस्टडी के लिए एक बीवी चाहिए थी। नंदिनी, हम तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहते। यह सारी बातें हमने मोना के पिताजी से बता दी थी। नंदिनी बोलती है, अब कहाँ है यह बच्चे? मेरी बड़ी बेटियों के पास। नंदिनी ने सुजाता जी की तरफ देखा। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 को तो तुम देख चुकी हो, कार्तिक, सत्यम और अरविंद। उनसे बड़ी 2 बेटियां हैं, गीता और रीता, जो कि यहीं पास में ही रहती हैं। शादी में सभी आए थे, बच्चे जिद करके उनके साथ चले गए हैं, क्योंकि कल गीता की बेटी का जन्मदिन है। अब हम सभी जब जाएंगे तब बच्चों को लेकर आएंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यह सब एक बड़े झटके की तरह होगा। प्रीति ने नंदिनी के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, पर यकीन मानो, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते तुमसे। बच्चे बहुत प्यारे हैं, तुम उनकी माँ बनकर रहोगी तो वह भी तुम्हारे बच्चे बन जाएंगे। नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और सर झुकाए बैठी रही। 2 दिन के अंदर क्या से क्या बदल रहा था। अभी कल तक तो वह अपनी बहन की शादी की तैयारी में जुटी हुई थी। कल रात उसकी शादी हो गई। आज उसे पता चला कि उसका पति पहले ही शादीशुदा है और अब पता चला है कि उसके 2 बच्चे भी हैं। और जाने क्या क्या झटका जिंदगी को लगने थे। आज शाम को कार्तिक जल्दी आ गया और आते ही अपने कमरे में गया। कमरे में नंदिनी नहीं थी। कार्तिक फ्रेश होता है और नीचे हॉल में आ जाता है। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। वह पूछता भी तो किसको पूछता कि नंदिनी कहाँ है। सुबह खुद ही तो उसे डांट कर गया था, अब किस मुंह से किसी से पूछे। वह चुपचाप सोफे पर बैठा अपनी नजरें कभी मोबाइल पर तो कभी आसपास में घुमाता। तभी प्रीति उसके बगल में आकर बैठते हुए बोली, आज बहुत जल्दी आ गए तुम। क्यों, तुम्हें दिक्कत है मेरी जल्दी आने से? मुझे क्यों दिक्कत होगी, तुम्हारी मर्जी। जल्दी आओ या देर से, कौन सा मेरा लाखों का कारोबार तुम लेकर बैठे हो? तो जाकर अपने पति को देखो ना, मुझे यहाँ डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? कार्तिक, प्रीति ने घूरा। तुम मुझ पर भाभी होने वाला रौब मत झाड़ा करो। मेरी दोस्त थी ना, दोस्त बनकर ही रहा कर। कहकर कार्तिक अपने मोबाइल को साइड में रखता है और अपना सर सोफे से टिक कर आंखें बंद कर लेता है। क्या हुआ, परेशान है? कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई। आज हम सब ने नंदिनी को हनी और बनी के बारे में बता दिया। कार्तिक की आंखें जो बंद थी एक झटके के साथ खुल गई और वह सीधे होकर बैठा और प्रीति की ओर घूम गया। कुछ बोल रही थी, कार्तिक ने कहा। नहीं, बस कह रही थी कि बच्चों से मिलना चाहती हैं, बर्थडे वाले दिन जाएंगे तो मिला देंगे उनसे। कहकर कार्तिक ने फिर से अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिया। नहीं, वो ऑलरेडी जा चुकी है, मतलब। कार्तिक ने अपनी नजर छोटी करके प्रीति को घूरकर देखते हुए बोला, मम्मी जी और नंदिनी दोनों पास के आइसक्रीम पार्लर गए हैं, वहां पर सभी बच्चे आएंगे तो सब वहां पर मिलेंगे एक दूसरे से। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की और नाम में अपने गर्दन को हिलाते हुए बोला, व्हाट द हेल यार, मेरी जिंदगी ना। तुम फिक्र मत करो, नंदिनी बहुत अच्छी है, मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों को अपने माँ की तरह संभाल लेगी। प्रीति, तू पागल हो गई है, वो 20 साल की है, मेरे बच्चे 5 साल के हैं। एक 20 साल की लड़की 5 साल के बच्चों की माँ बन सकती है क्या? इतने सारे एक्सपेक्टेशंस क्यों लगा के रखे हैं सबने? जब किसी लड़की या शादीशुदा औरत को कोई माँ कहता है तो तुझे नहीं पता उसके मन में ममता अपने आप जाग जाती है, प्रीति बोली। कार्तिक उठकर अपने कमरे में जाते हुए बोला, आई डोंट नो अबाउट दिस ममता एंड ऑल। कार्तिक अपने कमरे में बैठा था। जब उसे नंदिनी की आवाज आई, वह समझ गया था कि नंदिनी शायद बच्चों से मिलकर आ चुकी है। उसकी आवाज में एक खनक थी, कोई उदासी या मायूसी नहीं नजर आ रही थी। तभी नंदिनी कमरे में आती है। कमरे में एंटर होते ही नंदिनी की नजर कार्तिक से मिली। नंदिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट को देखते ही कार्तिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन नंदिनी की मुस्कुराहट
कार्तिक को देखते ही गायब हो गई। उसने अपना चेहरा कार्तिक को देखते ही फेर लिया और गैलरी की ओर चली गई। कुछ देर बाद अपने पापा से बात करके वो गैलरी से बाहर आई और कार्तिक से टकरा गई। कार्तिक का कंधा नंदिनी के माथे पर लगा था। कार्तिक को देखकर भी इग्नोर करते हुए नंदिनी अपने माथे को सहलाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों को हटाया और अपने आप को देखा। तभी उसके पीछे कार्तिक आकर खड़ा हो गया। यह जो तुम एटीट्यूड दिखा रही हो ना, मैं झेलता नहीं किसी की एटीट्यूड। नंदिनी कार्तिक की तरफ पलटी। अब जाकर कार्तिक को देखा। क्या मैंने आपको एटीट्यूड दिखाया? उसने कार्तिक से पूछा। तो यह जो इग्नोर कर रही हो, यह और क्या है? इसको एटीट्यूड दिखाना नहीं कहते, इसको नाराजगी दिखाना कहते हैं। अच्छा, और यह क्यों है? आपकी वजह से मेरा हाथ जल गया, लेकिन आपने एक बार भी मेरे बारे में किसी से यह नहीं पूछा कि नंदिनी कैसी है। कहते हुए नंदिनी की आंखें भर आई। वही मैं अभी तुमसे पूछना चाहता था। नंदिनी अपने उल्टे हाथ से अपने आंसू को पोंछते हुए बोली। अब जरूरत नहीं आपको पूछने की, जब लग गई तब तो पूछा नहीं, अब क्या पूछकर करोगे? वह कार्तिक के आगे से बढ़ भी गई थी कि तभी उसके हाथ को एक झटके से कार्तिक ने पकड़कर रोक लिया और उसे खींचकर अपने आगे खड़ा करता हुआ बोला, हाँ दिखाओ अपना। नंदिनी रोते हुए अपने हाथ को आगे कर देती है। उसकी हथेली के बीचों बीच वह दिया लगा था और एक बड़ा सा फोड़ा वहां पर आ गया था। बहुत दर्द होता है। नंदिनी नामे अपनी गर्दन हिलाकर बोली। आपने इग्नोर किया, जिससे ज्यादा दर्द हुआ। कहते हुए और जोर से रोने लगी। कार्तिक जी से अब तक उसने हाथों को पकड़ा हुआ था, उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं नहीं मानता भगवान, पूजा पाठ, आरती प्रसाद, मेरे सामने मत लाया करो वह सब चीज। नंदिनी कुछ पल के लिए अपने हाथ को नीचे किए हुए खड़ी रही, फिर अपने एक हाथ को ऊपर कार्तिक के पीठ पर रखते हुए बोली, यह आप मुझे सुबह भी प्यार से समझा सकते थे। कार्तिक बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और आईने में अपने आप को देखा। उसने एक झटके में नंदिनी को अपने आप से अलग किया और कमरे से बाहर निकल गया। नंदिनी फिर हैरानी से कार्तिक को देखती रह गई। यह तो मुझे समझ में ही नहीं आते, इनसे ज्यादा समझदार तो उनके दोनों बच्चे हैं, कहकर नंदिनी ने अपना मुंह बनाया और पलटकर आईने में देखकर अपने चेहरे को ठीक किया और किचन की ओर चली गई। खाना खाकर जब हो गया तो प्रीति नंदिनी को आवाज देते हुए बोली, सोने से पहले मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हारे हाथों में दवाई लगा दूंगी। दीदी मैं लगा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर नंदिनी किचन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक अपने स्टडी रूम के काम को पूरा करके जब वह कमरे में आया तो बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। वह समझ गया कि शायद नंदिनी होगी। नंदिनी जब नहाकर बाहर आई तो कार्तिक को लगा कि शायद वह उससे बात करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। नंदिनी वहां पर आकर बिस्तर पर बैठी। कार्तिक ने सोचा अब कार्तिक से बात करेगी, फिर भी नंदिनी कुछ नहीं बोली। उसने अपना तकिया वहां से उठाया और सोफे पर रखकर लेट गई। कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके नंदिनी को देखता रहा, फिर अपने मन में बोला, कल तो कह रही थी इतना हाथ पैर फेंकती हो कि सोफे पर गिर जाऊंगी, और आज खुद ही सोफे पर सोने चली गई। जाए मेरी बला से, कहकर कार्तिक ने भी सैड लैम्प को बंद किया और अपने तकिए को ठीक करके लेट गया। जाए मेरी बला से, नंदिनी कुछ ही पल में सो गई, लेकिन कार्तिक जाने कब तक नंदिनी को देखता रहा। कार्तिक भी कुछ देर में सो गया। आधी रात को कार्तिक की नींद खुली। वह करवट लेकर दूसरी तरफ पलटा कि उसकी नजर सामने सोफे पर गई। सोफा खाली था, नंदिनी नहीं थी। उसने अपने बिस्तर के दूसरे तरफ घूमकर देखा, नंदिनी यहाँ भी नहीं थी। ये लड़की कहाँ चली गई इतनी रात को? वह उठकर बैठा कि उसकी नजर सोफे के नीचे पड़ी। नंदिनी सोफे के नीचे गिर चुकी थी और इस वक्त जमीन पर सोई हुई थी। कार्तिक अपने हाथ से सर को मारते हुए कहता है, भगवान क्या सारे अजूबे मेरे ही नसीब में भेजने थे आपको? कहकर वह उठा और नंदिनी की तरफ बढ़ गया। नंदिनी उठो, पर मजाल है कि नंदिनी हाँ हूँ कुछ भी कह दे। कार्तिक ने उसे कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, नंदिनी तुम सोफे से गिर गई हो, उठो। नंदिनी फिर भी कुछ नहीं बोली। कार्तिक के हाथ को झटक कर कुछ बड़बड़ाई और फिर सो गई।
कार्तिक झुका और नंदिनी को अपनी गोद में उठा लेता है। गॉड, लड़की कुछ खाती भी है, इतनी हल्की, इसके और बनी के वजन में कुछ फर्क भी नहीं पता चल रहा, बोलकर उसने नंदिनी को बिस्तर पर लेटाया। पर जैसे उठने को हुआ तो उसके नाइट सूट के बटन में नंदिनी के बाल फंस गए थे। उसके बालों को वह अपने बटन में से निकालने की कोशिश करता रहा और उसकी नजर उस बटन और बालों पर कम, नंदिनी के चेहरे पर ज्यादा घूम रही थी। थोड़ा सा झुका और नंदिनी के माथे को चूमकर बोला, सॉरी, तुम्हें हर्ट हुआ मेरी वजह से। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। नंदिनी थोड़ा सा कसमुसाने लगी। कार्तिक झट से उसके बगल में लेटकर उसके माथे को सहलाने लगा और नंदिनी को सुलाने लगा। वह खुद ही उसके बगल में जाकर लेटा। वो अभी सोना नहीं चाहता था, पर खुद भी सो गया। सुबह सुबह जब नंदिनी की नींद खुली तो उसने अपने आप को फिर से कार्तिक की बाहों में पाया। वह कंफ्यूज थी, वह तो सोफे पर सोई थी, यहाँ कैसे आई? और उस कंफ्यूजन में उसने उठने के लिए अपना सर आगे की ओर खींचा। उसके मुंह से आह की आवाज निकली। कार्तिक भी आवाज को सुनकर उठ गया। क्या हुआ? मेरे बाल। नंदिनी के बाल रात को ही कार्तिक के शर्ट में फंस गया था और कार्तिक उसे निकालना भूल गया था। हाँ रुको, कहकर कार्तिक उसे बोल इधर से उधर घूमता रहा, पर बाल था कि और उलझता ही जा रहा था। तुम्हें कौन कहता है रात को सोने टाइम बालों को खोलकर सोने के लिए, खासकर तब जब 1 मीटर के बाल लेकर चलती हो? इरिटेट होकर कार्तिक ने कहा, मुझे चोटी में नींद नहीं आती। नंदिनी ने झट से जवाब दिया, तो अपनी जगह पर जाकर सोती ना, यहाँ पर आकर सोने के लिए किसने कहा था? कार्तिक ने अपनी गलती को नंदिनी पर डाल दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो कल सोफे पर ही सोई थी, यहाँ पर कैसे आ गई? नंदिनी भोलेपन में बाल कुचलाते हुए बोली, तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आया था, ऐसे अपने गोद में उठाकर? कहते हुए कार्तिक ने अपने हाथों का इशारा किया। नहीं, आप क्यों नाराज हो रहे हो? मैं आपको कहाँ ब्लेम कर रही हूँ। सोते टाइम मुझे कुछ होश नहीं रहता, हो सकता है मैं तभी उठकर यहाँ पर आ गई हूँ, सॉरी, कहकर नंदिनी अपने हाथों को बढ़ाया और अपने बाल को सुलझाने की कोशिश करने लगी। नंदिनी काफी देर तक बालों को कार्तिक के शर्ट के बटन से निकालने की कोशिश करती रही। कार्तिक की नजर इस वक्त अपने ही उलझन में उलझी हुई नंदिनी के ऊपर थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आखिर वही उठाकर तो लाया था नंदिनी को यहाँ पर और खुद ही चोरी करके सीना जोड़ी कर रहा था। काफी देर मशक्कत करने के बाद वह अपने बालों को निकालकर बिस्तर से उतरकर खड़ी होती है। नंदिनी के वहां से जाते ही कार्तिक अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, यह तो अच्छा है, अपना ब्लेम मैं उसके ऊपर डाल सकता हूँ, कहकर वह खुद में ही मुस्कुराया। कार्तिक नंदिनी के मासूमियत में एक दिन में बहकने लगा था और शायद यही गुस्सा उसे अपने आप पर आ रहा था। जिस इंसान को सालों से रह रहे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एक दिन पहले आई हुई उस लड़की ने उसे बदलना शुरू कर दिया था। एक ही दिन में उसने अपने आप को इतना लाचार कर लिया नंदिनी के सामने कि अब नंदिनी को देखकर वह रह भी नहीं पा रहा था और अपने आप को ऐसा करता देखकर अपने आप से नाराज भी हो रहा था। वह जिम की ओर चला गया, जबकि नंदिनी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आज सभी जल्दी ही घर आने वाले थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटी रीता के बेटे के बर्थडे में जाना था। घर की सभी औरतें दोपहर से तैयार होना शुरू कर चुकी थी। शाम होते होते सभी रीता के घर बर्थडे में जाने के लिए निकल गए थे। कार्तिक की नजर रह रहकर नंदिनी की तरफ जाती, पर उसका दिमाग उसे नंदिनी से दूर रहने के लिए कहता। वह अपना दिल तो पहली बार में ही उसकी मासूमियत पर हार चुका था, लेकिन वह भी जानता था उसके उन दोनों के बीच में उम्र का एक लंबा फासला था। साथ ही साथ कार्तिक के 2 बच्चे थे, जिन्हें पता नहीं नंदिनी ठीक से संभाल पाएगी या नहीं। वह नंदिनी से ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगा कर रखना चाहता था, क्योंकि उसके 5 साल के बच्चे के लिए वह 20 साल की माँ कभी नहीं चाहता था। जब वह पार्टी में पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों की आकर्षण का केंद्र नंदिनी हो गई थी। सभी उसी को देख रहे थे। कोई उसकी खूबसूरती की चर्चा करता तो कोई हाल में ही हुई उसकी कार्तिक के साथ शादी की। कार्तिक के छोटे जीजा जी यानी कि मुकेश जी बहुत देर से कार्तिक को नोटिस कर रहे थे।
मुकेश जी और कार्तिक के बीच में अच्छी बनती थी। वह कार्तिक से बोले, इन लोगों का तो दिन भर लगा ही रहेगा, चलो हम कहीं बाहर जाकर बैठते हैं। कार्तिक उनके साथ एक गार्डन एरिया की तरफ आ गया। वहां रखे हुए छोटे छोटे दीवारों पर दोनों टिककर खड़े हो गए और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो कैसी लग रही है नई नई शादी? मुकेश जी ने चिढ़ाते हुए पूछा। जीजा, आप जानते हैं यह शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे पास एक बीवी हो जो बच्चों की माँ कहलाए और कस्टडी लेते टाइम मेरा केस स्ट्रांग हो। कार्तिक ने कहा, सिर्फ यही तो नहीं होता ना कार्तिक, पत्नी है तुम्हारी, पति पत्नी जैसा भी तो कुछ होगा ना। कार्तिक ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, वो बहुत मासूम है जीजा, पता नहीं क्यों मेरे मन पर एक गिल्ट है कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? कार्तिक के जीजा ने जानना चाहा। हम दोनों के बीच में उम्र का एक लंबा फासला है, 2 साल 4 साल नहीं, 13 साल का फासला है। और मेरा गुस्सा आप जानते हैं, और 2 दिनों में इतना तो समझ गया हूँ मैं। छोटी छोटी बात पर रोने लगती है, फिर हनी और बनी के साथ पता नहीं कैसे निभा पाएगी। कार्तिक, तुम कोशिश करोगे अपनाने की तो तुम्हें भी अपनाएगी। माँ की एक बात मैं कह सकता हूँ, लड़की अच्छी है। आज के दौर में जहाँ लड़कियाँ सिर्फ अपनी खुशी चाहती हैं, उस लड़की ने दोनों परिवार की इज्जत के लिए अपने पापा के कहने पर एक बार में शादी को तैयार हो गई। और मेरी बात हुई थी माँ से, परिवार में भी घुल मिलकर रह रही है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।